हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत आवर पास्ट, और देखते हैं इसमें कि हम लोग एक नए चैप्टर पे देखेंगे। चैप्टर 11 है नए साम्राज्य और राज्य। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि नए साम्राज्य और राज्य के रूप में, क्योंकि हम लोग साम्राज्य की बात कर चुके हैं, राज्य की भी बात कर चुके हैं। अब कुछ नए साम्राज्य थे, उन्हीं से क्या होगा, कुछ नए राज्यों का क्या उदय होगा, और उसी उदय के क्रम में आप देखेंगे कुछ नए राज्य बनेंगे, कुछ नए साम्राज्यों का निर्माण होगा। आप इन्हें देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी, क्योंकि उस समय किंगडम हुआ करते थे। लोग शौक के लिए युद्ध लड़ते थे, और कुछ लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ते थे। कुछ लोग अपनी कुछ अन्य कारणों से भी युद्ध हुआ करते थे, देख सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम इस किताब को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर हम यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस में देख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है यूपीएससी में, सीएससी जैसे, और पीसीएस, यूपीपीसीएस, अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं तब भी, या कोई डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम, या आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये किताब हेल्पफुल करेंगी। साथ ही आप देखेंगे कि हम नए साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो साथ ही आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पे क्या है, साथ में आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ सकते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ आर्ट एंड कल्चर के कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि क्या है, आर्ट एंड कल्चर का धीरे धीरे आप देखेंगे इंडस वैली से ही, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में क्या है, भाषा है, संस्कृति है, समाज है, ये सभी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। साथ ही आप देखेंगे आपको कुछ इंडियन सोसाइटी की कुछ विशेषताएं, कुछ समाज संरचना समझ में आएगी। तो आप इंडियन सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं आप शुरू से देखेंगे कि ये समस्या जैसे जैसे राज्य बने थे उसी समय से समस्याएं बनी हैं सोशल इश्यूज़ के रूप में, जिसे आज संविधान बनने के बाद एक सोशल इशू के रूप में संविधान के तहत क्या बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, और उन्हें सोशल जस्टिस होता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें भी हिस्ट्री में दिखाई पड़ेंगी। तो हम बात कर रहे थे पार्ट 1 की, इसको हमने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा है। तो नए साम्राज्य और राज्य के रूप में अगर हमने आपको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम अगर है तब भी आप इनको देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नए साम्राज्य और राज्यों की बात में, तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बताती हैं प्रस्तुतियाँ। तो प्रस्तुतियाँ क्या होती हैं, जो क्या होता है, या तो किसी पे लिखा होता है, प्रस्तुतियाँ हो सकता है खुदाई के दौरान किसी पत्थर पे लिखा हो सकता है किसी पहाड़ी को काट कर शिलालेख बनाया गया हो, तो अलग अलग होती हैं। तो आप देखेंगे जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम आपको पता है क्या है, समुद्रगुप्त की भूमिका एक नाटक खेल रहे हैं, कोई अरविंद नाम का व्यक्ति है। हमने ये किताब क्रॉस करके निकाली है। हमारी किताब ऐसे पढ़ाने का रीज़न ये है कि एनसीईआरटी की कहानी में ही आपको देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के हिसाब से छिपे हुए हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसलिए हम इस किताब में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में हम इसे पॉइंट फॉर्म में या टाइपिंग फॉर्म में आपको दे देंगे, लेकिन अभी हमें समझाना है आपको कि एनसीईआरटी में देखिए कहानी में आपको कहानी समझ आ जाएगी, और हो सकता है कि पॉइंट फॉर्म में उतनी अच्छी कहानी ना समझ में आए। तो एक अरविंद नाम के व्यक्ति हैं, वो एक नाटक खेल रहे हैं, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त की भूमिका। तो आप देखेंगे वो भूमिका मतलब रंगमंच पे खड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे इन्हें समुद्रगुप्त के बारे में कुछ पढ़ने को मिला, तो इन्होंने क्या किया, एक इमेजिनेशन किया है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है, जो किसी और ने कभी पता लगा होगा कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे अभिलेख हैं, वास्तव में उसके दरबारी थे कौन, कवि हरिशेन। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि ये कवि हरिशेन हैं, जो इसमें क्या है, ये बोलते हैं इन्हें, ये इनके दरबारी कवि थे, इनके समुद्रगुप्त के। तो आप देख सकते हैं ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जाएगा कि अरविंद ने खेला हुआ था क्या समुद्रगुप्त का नाटक, नहीं। समुद्रगुप्त के बारे में जो इतिहास मिलता है वो आपको देख सकते हैं कि अभिलेख से इन्हें जानकारी मिलती है, अलग चीज़ है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में आपको किंगडम है पूरा। तो आप देखेंगे तो ये वास्तव में उनके दरबारी थे, इनके समुद्रगुप्त के, कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में
लिखी गई एक कविता है, आप देखेंगे, ठीक है, जो लगभग कितने 1700 साल पहले लिखी गई थी। इलाहाबाद में जो है एक अशोक स्तंभ आपको पता है, इस स्तंभ को प्रयाग स्तंभ भी बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ भी बोलते हैं, और रानी का भी स्तंभ बोलते हैं, ये अभिलेख बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कई जो है इसमें बहुत सारे लोगों के लिखी हुई हैं जानकारी हैं। तो आप देखेंगे इलाहाबाद को, इस जो अभिलेख है इसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है, आप इसे देख सकते हैं इनकी खुदाई के बारे में, क्योंकि ये कवि हर्षण द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ है। आप देखेंगे एक कविता है और इसकी जो 1700 साल पहले लिखी गई थी, यही अशोक स्तंभ की खुदाई की गई थी। आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है, इलाहाबाद में है क्या है, अशोक स्तंभ, इसी को हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, रानी का भी अभिलेख बोलते हैं। यहाँ मुगल काल तक इस पे लोग, ये क्या था, एक कोई मार्ग था जहाँ अभिलेख था, इस पे कोई भी राजा वहाँ से निकलता था, कोई भी ऐसा कोई कार्य करता था तो उसी स्तंभ पे अपनी देखा उन्होंने कि कुछ लिखा हुआ है, तो उसी के आगे अपनी भी उपलब्धियाँ लिखते हुए वो राजा आगे बढ़ जाते थे। तो इसी को हम अशोक स्तंभ की खुदाई तो देखेंगे। ये है एक विशेष किस्म का अभिलेख है, एक खास मुद्दा नहीं है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं, इसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है, कौन, प्रशस्ति, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। तो आपसे पूछा जाए कि अभिलेख को संस्कृत में प्रशस्ति कहते हैं, और प्रशस्ति का मतलब है संस्कृत में, जैसे संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्या, प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति पत्र हमेशा जब दिया जाता है, आप देखेंगे जब आपको डिग्री मिलती है तो एक प्रशस्ति पत्र मिलती है, तो आपको उपलब्धि मिलती है। उपलब्धि का मतलब आपको एक तरीके से जो है डिग्री कॉलेज या कहीं से आपको वो प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने उपलब्धि हासिल की। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्रशंसा आप कैसे कर रहे हैं, कि एक प्रशस्ति पत्र के रूप में। तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। आपने देखा कि जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा हुआ है कि प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो आप देखेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, परंतु ये अभिलेख धीरे धीरे गुप्त काल की श्रेणी में आते हैं। तो क्या होता है, अभिलेखों का काल बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि प्रशस्ति, अगर पूछा जाए पीटी में क्वेश्चन कि प्रशस्ति या अभिलेखों का महत्व किस काल में बढ़ता है, तो गुप्त काल में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पीटी में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इस संदर्भ में हम बात करें हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, मतलब प्रशस्ति ये प्रशंसा में लिखा गया है। हर्षण के संदर्भ में आप देखेंगे अभी कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा बताया है, किसमें, प्रशस्ति, जो इलाहाबाद देखेंगे, ठीक है, युद्ध को जीतने वाला राजा। तो पूछा जाए समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित कथनों में पूछिए। यह एक योद्धा थे, युद्धों को जीतने वाले राजा थे। स्टेटमेंट में विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में, ठीक है, प्रशंसा की है। तो आप देखेंगे विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में आपको 3 स्टेटमेंट दिया जाए, उपरोक्त में से कौन कौन सही है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन निश्चित कभी कभी ना पूछा जाएगा। आप देखेंगे समुद्रगुप्त की क्या है, कुछ उपाधियां हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक ईश्वर से रिलेटेड हो सकती है। तो प्रशस्ति में आप देखेंगे लंबे लंबे वाक्य लिखे गए हैं। वैसे ही एक वाक्य का अंश नीचे अभी आपको दिखाया जाएगा, आपको अभी दिखाते हैं। तो आप देखेंगे योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त को प्रशस्ति में दिखा गया है, युद्धों को जीतने वाले राजा के रूप में लिखा हुआ है, और विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में इनकी प्रशंसा की गई है। आप इसे देखेंगे। हम आगे बात करेंगे, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। आप देखेंगे प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया है। तो प्रशस्ति के रूप में आप देखेंगे ये एक योद्धा के रूप में अगर हम समुद्रगुप्त को जानने की कोशिश करें तो देख सकते हैं। आगे आपको पहले हम बताते हैं, आप देख सकते हैं इसे कि अगर आप इस चित्र में अभी मानचित्र दिखाते हैं, इसमें दिखाया गया है कि अगर आप देखेंगे क्या कि तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु, मतलब कुछ बैगनी कुछ नीले रंग के चित्र मिलेंगे। तो आपको चित्र दिखाते हैं तो देख सकते हैं कि इन्हें आंतरिक राज्य बोला गया है, ये बाहरी राज्य बोला गया है, आर्यव्रत बोला गया है।
आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यव्रत का हिस्सा क्या है, कि कौन कौन आते हैं, तो आप इस एरिया को याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि आर्यव्रत हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने मैं पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ था, और आप ये भी देखेंगे कि आप कौन कौन से जो हैं तटीले इलाके हैं, कौन कौन से हैं पार, आप देख सकते हैं चोल, चेरपांड, कहीं ना कहीं तीनों को मिला के पढ़ा जाता है, तो आप इन्हें देखेंगे। तटीय के संदर्भ में पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक समुद्रगुप्त को एक योद्धा के रूप में आप देखें, तो जिसका शरीर एक योद्धा के रूप में कैसे मैंने बताया गया है, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कठोर कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर, भालों, बर्छों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। एक योद्धा के रूप में इनकी उपाधि ऐसे दी गई है। तो यही क्या है, एक प्रशस्ति पत्र में इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देखेंगे यह वर्णन तुम्हें राजा के बारे में क्या बताता है कि राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि कई सारे उनके घाव लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी, और इन्हें इसकी सुंदरता के रूप में इसे दिखाया गया है। आप देखेंगे इस संदर्भ में कि इस मानचित्र में अभी दिखाया जो इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए वर्णन किस हिसाब से, पहला है मानचित्र में ही देखते चलेंगे, हरे रंग से जो दिया गया है अभी दिखाएंगे। हरे रंग का यह क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो पहले समुद्रगुप्त ने क्या किया, पहला पीटीमा आर्यव्रत के 9 शासकों को जीता है, ठीक है, और अपने राज्य में मिलाया, मतलब अपने उन राज्यों को वो राज्य के रूप में दे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो क्वेश्चन बनेगा पीटी में आपसे कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया है। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया है। तो दोनों पीटी पॉइंट आप दूसरे क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखें। फिर हम बात करेंगे, चलते हैं, देखिए आर्यव्रत की बात है, आप मैप देखते चलेंगे। तो ये आर्यव्रत पहला पॉइंट, ठीक, आप देखेंगे आर्यव्रत के रूप में है। अब आइए आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं आपसे कि आप देखेंगे इसके बाद हम चलेंगे दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त ने कई अभियान किए हैं, तो दक्षिणापथ के 12 शासक, ये क्वेश्चन खुद में खुद पीटी में पूछा जाएगा कि आर्यव्रत के 9 शासक हैं, तो दक्षिणापथ के 12 शासक, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पे लाल बिंदु दिखाए गए हैं, क्योंकि ये 12 शासक थे, दक्षिण मतलब दक्षिण में पड़ते हैं, तो लाल बिंदु। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दी थी, लेकिन अपने संरक्षण में अनुमति दी थी कि आप शासन करें, लेकिन उनके अधीन हैं एक तरीके से, कि उन्होंने उनको मान लिया है एक तरीके से कि हम आपकी अपना शासक मानते हैं, लेकिन उन्होंने दे दिए उनको अनुमति शासन करने की, चलिए हम आपको दक्षिणापथ दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणापथ में ये हिस्सा है, आप देखेंगे बिंदुओं के रूप में, तो इस हिस्से में इन्होंने क्या है, ये दक्षिणापथ को रखा गया है इस हिस्से को। तो क्योंकि ये मानचित्र नगर हैं, आप इन्हें देखेंगे, क्योंकि 12 शासकों को हराया हुआ है, आप देख सकते हैं 12 शासकों में नाम गिन सकते हैं, ये 12 ही निकलेंगे लगभग। तो हम बात करेंगे, ठीक है, और गुप्त वंश द्वारा जीते हुए नगर आप देखेंगे 1 2 3 4, आप इसे देखेंगे, इन्होंने क्या है, इन्हें हराया, इन्होंने अपने आप आत्मसमर्पण किया हुआ आप देखेंगे इस तटीय अभियान में, लेकिन उन्हें क्या किया था कि शासन करने की अनुमति बाद में मिल गई थी। और आप देखेंगे इस संदर्भ में, अब देखेंगे हम पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा है बैगनी रंग से, तो आप देख सकते हैं बैगनी रंग पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये है आपका बैगनी रंग, देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट आज का, ठीक है। देखेंगे आंतरिक हिस्से के रूप में इसमें असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है, और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ हैं। आप देखेंगे जो उत्तर पश्चिम, तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम का हिस्सा आपको दिखा दें, तो आप देखेंगे इस वाले हिस्से को उत्तर पश्चिम में रखा गया है।
यहाँ गढ़ या संघ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के समय, आप इसे ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लाते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के लिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके बाद दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो आप देखेंगे आर्यव्रत के हिस्से में 9 शासक जिन्हें जीता, दक्षिणाव्रत के 12 शासक जिन्हें जीता लेकिन अनुमति दी, ठीक है, उनकी अधीनता स्वीकार की। पीटी में क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछा जाएगा कि पड़ोसी समुद्रगुप्त के शासनकाल के उनके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे असम, तटीय नेपाल, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी के कई गढ़ या संघ थे। छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, उत्तर पश्चिम में कबीले टाइप के रहे होंगे या कुछ संघ थे। तो आप देखेंगे क्लास 6 को आप जाएंगे पीछे तो देख सकते हैं इस वीडियोज को। तो आप देखेंगे ये समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके पड़ोसी देश उनके लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनकी दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे ब्राह्य इलाके, मतलब बाहरी इलाके आप देखेंगे जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के साथ थे। तो पूछा जाए आपसे कि जिन्हें ब्राह्य मतलब बाहरी शासक कौन कौन से थे, कुषाण बाहर से आए हुए थे, शक बाहर से आए हुए थे, इसमें श्रीलंका के भी शासक शामिल हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। आप देखेंगे पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जा चुके हैं, याद रखिएगा। इसमें कितने दक्षिणापथ में शासक आते हैं, 12 शासक आते हैं, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखेंगे इसी संदर्भ में कि जो ब्राह्य शासक थे इनके इलाके नीले रंग से हैं। आप देखेंगे कुषाण थे, शक थे। तो कुषाण तथा शक वंश के शासक आए, इनमें श्रीलंका के भी शासक थे। तो आप देखेंगे इसमें श्रीलंका के शासकों में आप इन्हें देखेंगे अगर तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के शासक भी आते हैं। इन्होंने क्या किया है, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो आप देखेंगे कुषाण आए, शक आए, ठीक है, ब्राह्य इलाके में श्रीलंका के शासक। तो आप देखेंगे कुषाण, शक, श्रीलंका जो ब्राह्य इलाके थे और समुद्रगुप्त की अधीनता और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के क्रम में यहाँ पीटी का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन। ठीक, शक, कुषाण और श्रीलंका से इनके वैवाहिक संबंध कह सकते हैं। तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अधीनता स्वीकार की है इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे सिक्कों के रूप में। तो आप इन सिक्कों को देख सकते हैं, बीड़ा बजाते हुए राजा हैं। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो संगीत देख सकते हैं, विद्वान थे, कवि थे, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो आप उस संदर्भ में इनको दिखाया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। हम बात करेंगे मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, ठीक है। तो देख सकते हैं आज फिर से नया नाम है, ठीक है, इसी को प्रयाग फिर से बोला जाने लगा, याद रखिएगा। उज्जैन, पाटलिपुत्र, ठीक है, गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र तो प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ठीक, ये सभी गुप्त शासन के महत्वपूर्ण। आर्याव्रत तथा दक्षिणाव्रत के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। हमने बताया एक जगह था कि आर्याव्रत को पूरा का पूरा अपने साम्राज्य में मिला लिया, 9 शासकों को, दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को उन्होंने जीता। उनमें से क्या किया, उन्होंने कुछ को क्या था, अनुमति करने, जो रेड कलर से दिखाए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि क्या किया, उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार की, उन्हें राज्य शासन करने की उन्हें अनुमति दे दी थी। अब तीसरा क्वेश्चन ब्राह्य रूप में कह सकते हैं आर्याव्रत के साथ, ये आप देखेंगे जो नीचे आप देखेंगे एक था नीले रंग का, तो आप देखेंगे इस वाले में जो बैगनी रंग के हैं तो आंतरिक, तो पड़ोसी देशों के संदर्भ में इनकी कैसी नीति थी यहाँ नहीं दिया गया है। तो आप देखेंगे पड़ोसी देशों को उन्होंने मिलाया है, कुछ को उन्होंने अधीनता स्वीकार की, वो उनके लिए उपहार लाते थे। अब बात करेंगे बाहरी शासकों में, तो आप देखेंगे कुषाण थे, शक थे और श्रीलंका थे, जिनके साथ उनके क्या था, उन्होंने उनको जीता, उन्होंने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने देख सकते हैं अपने राज्य का विस्तार किया हुआ है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देखेंगे। मिलते हैं, आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।